डियर स्टूडेंट्स, बायोटेक्नोलॉजी और यूटिलाइजेशन ऑफ प्लांट्स आपका पेपर है जीव प्रौद्योगिकी एवं पादपों की उपयोगिता। ये आपका थर्ड पेपर है। इसमें हम आज शुगर केन या गन्ना के बारे में पढ़ेंगे। गन्ना, शुगर केन, ठीक है। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे भोजन का जो मुख्य अवयव होता है वह होता है शर्करा या कार्बोहाइड्रेट्स या सुक्रोज, जो कि मीठा स्वाद दर्शाते हैं। कुछ जैसे गन्ना वह पौधा है जिसमें शर्करा पौधे के स्तंभ से प्राप्त होती है। यहाँ पर मुख्य घटक शर्करा होती है जिससे मानव औद्योगिक स्तर पर शर्करा का निष्कासन कर सकता है। कहने को तो कार्बोहाइड्रेट्स, सुक्रोज, शुगर हर एक प्लांट में होती है, परंतु जिससे हम औद्योगिक रूप से शर्करा का निर्माण कर सकते हैं, निष्कासन कर सकते हैं, वह प्लांट है गन्ना या शुगर केन। इसके अलावा भी कुछ इम्पॉर्टेंट प्लांट्स हैं जो कि शुगर के उत्पादन में सहायक होते हैं। शुगर केन, जिसका बॉटनिकल नेम है सैकरम ऑफिसिनेरम। फिर है चुकंदर, जिसको शुगर बीट कहा जाता है, उसका बॉटनिकल नेम है बीटा वल्गेरिस। देन आता है पाम या खजूर, जिसको बॉटनिकल नेम है फिनिक्स, उसकी कई स्पीशीज़ होती हैं। देन है शुगर मैपल, जिसका नाम है बॉटनिकल नेम है एसर सैकरम। देन है काला मेपल, जिसका नाम है एसर नाइग्रम। तो ये मुख्यतः वो पादप हैं जिसके द्वारा हम कमर्शियली शुगर का एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। उसके बाद फैक्ट्री में वहाँ पर शुगर का निर्माण होता है, परंतु मुख्य रूप से जो गन्ने के द्वारा ही शर्करा का निर्माण होता है। इसके स्तंभ में शुगर पाई जाती है, शर्करा पाई जाती है। तो मुख्य जो शुगर उत्पादक जो प्लांट हैं वह हैं गन्ना, चुकंदर, खजूर, मैपल, दोनों तरह के, शुगर मैपल और काला मैपल। स्टार्च जो है वह अघुलनशील बहुशर्करा होती है, पॉलीसेकेराइड्स होता है स्टार्च, जिसके किण्वन द्वारा शर्करा का निष्कर्षण किया जाता है। ग्रीन प्लांट्स, ग्रेन्स और वेजिटेबल्स में अमाइलेज और अमाइलोपेक्टिन के रूप में शुगर उपस्थित होती है, स्टार्च उपस्थित होता है, ठीक है। स्टार्च क्या है? यह हर एक प्लांट में पाया जाता है और यह पॉलीसेकेराइड है जो कि अघुलनशील होता है। इसी तरह ग्रीन प्लांट्स में अमाइलोपेक्टिन और अमाइलेज भी पाए जाते हैं। अब हम गन्ने के बारे में पढ़ेंगे। तो इसका बॉटनिकल नेम है सैकरम ऑफिसिनेरम, फैमिली है पोएसी, ग्रास कुल का पादप है ये, और इसका जनरल नेम है गन्ना या शुगर केन। सबसे पहले इसकी हिस्ट्री, इसका ओरिजिन और इसका डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे। इसका इतिहास क्या कहता है, इसकी उत्पत्ति कहाँ हुई है और यह विश्व के किन किन प्रदेशों में यह बहुतायत से पाया जाता है। तो एज सच गन्ने का कोई पूर्वज ज्ञात नहीं है, फिर भी ब्रैंडिस के अनुसार न्यू गिनिया में गन्ने की उत्पत्ति हुई है सबसे पहले। वैसे एज सच इसका कुछ हिस्टोरिकल ज़्यादा पता नहीं है, फिर भी ब्रैंडिस के अनुसार न्यू गिनिया में गन्ने की उत्पत्ति हुई है और वहाँ से यह साउथ ईस्ट एशिया में पहुँचा, दक्षिण पूर्व एशिया में पहुँचा। ऐतिहासिक काल से भारत में गन्ना उगाया जाता है और चीन, अरब देशों और यूरोप में जो गन्ने की खेती होती है वह भारत से पहुँची है। 1520 ईस्वी में गन्ना दक्षिण अमेरिका में और 1741 में संयुक्त राज्य अमेरिका में पहुंचा। वर्तमान में संपूर्ण विश्व में गन्ने का व्यावसायिक उत्पादन किया जाता है, क्योंकि इससे शर्करा प्राप्त होती है तो इसका कमर्शियल उत्पादन किया जाता है। तो एज सच इसका कुछ हिस्ट्री वगैरह पता नहीं है, परंतु न्यू गिनिया में इसकी उत्पत्ति मानी गई है अकॉर्डिंग टू ब्रैंडिस, और वहाँ से ये साउथ ईस्ट एशिया में पहुँचा। भारत में लगभग 327 ईस्वी पूर्व से इसको उगाया जाता है। इसके बाद भारत से ये चीन, अरब देशों में और यूरोप में पहुंचा। जो न्यू वर्ल्ड जिसको कहते हैं, साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका, वहाँ पर यह बहुत लेट 1520 ईस्वी और 1741 ईस्वी में पहुंचा है। आज पूरे विश्व में गन्ने का उत्पादन बहुतायत से किया जाता है। एट द कमर्शियल लेवल पर इसका उत्पादन किया जाता है।
अब हम देखेंगे कि भारत और विश्व में वह कौन से प्रदेश हैं, वह कौन सी जगह है जहाँ पर गन्ने का उत्पादन किया जाता है। शुगर ग्रोइंग रीजन्स इन द वर्ल्ड एंड इन इंडिया। पहले हम विश्व की बात करते हैं। तो गन्ना क्या है, मुख्यतः आर्द्र उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों की फसल है। वहाँ पर मॉइस्चर अधिक होना चाहिए और उष्ण कटिबंधीय ट्रॉपिकल कंडीशंस वेदर की होनी चाहिए। तो इस हिसाब से भारत, क्यूबा, मैक्सिको, चीन, पाकिस्तान, थाईलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस, अर्जेंटीना, पेरू, चिली, ईरान इत्यादि में यह मुख्य रूप से उगाया जाता है। कौन से कंट्रीज़ हैं, कौन से देश हैं? भारत, क्यूबा, मैक्सिको, चीन, पाकिस्तान, थाईलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, फिलीपाइंस, अर्जेंटीना, पेरू, चिली, ईरान। जो भी उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में आते हैं वहाँ पर यह बहुतायत से उगाया जाता है। और भारत विश्व का सर्वाधिक गन्ना उत्पादक देश है। मैक्सिमम जो गन्ना है वह भारत में पाया जाता है। विश्व का सबसे अधिक गन्ना विश्व का भारत में उगाया जाता है। अब अगर हम भारत की बात करें तो भारत के लगभग सभी राज्यों में गन्ने की खेती की जाती है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक गन्ना होता है, ठीक है। तो कुल उत्पादन का लगभग 45% गन्ना उत्तर प्रदेश में उगाया जाता है। इसके अतिरिक्त तमिलनाडु, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, बिहार, पंजाब, हरियाणा, पश्चिम बंगाल, यहाँ पर भी गन्ना उगाया जाता है। सबसे अधिक मुख्यतः उत्तर प्रदेश में इसकी खेती होती है और इसके अतिरिक्त तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, बिहार, पंजाब, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, यहाँ पर भी गन्ना उगाया जाता है। यह भी भारत के गन्ना उत्पादक राज्य हैं। अब हम इसके वानस्पतिक लक्षणों पर ध्यान देंगे। तो गन्ना क्या है, पोएसी कुल का है। यह ग्रास फैमिली का पादप है। तो यह बांस के समान लंबी और कठोर प्रकंदी घास होती है। यह बांस के समान होती है, लंबी होती है। यह बहुवर्षीय होती है। इसकी लंबाई 2 से 6 मीटर और चौड़ाई 3 से 6 सेंटीमीटर तक होती है। अगर इसके ऊर्ध्व स्तंभ में टिलरिंग द्वारा कई तनों के समूह का विकास हो सकता है। टिलरिंग इसमें पाई जाती है जिसके द्वारा कई सारे स्टेम्स इसमें बन जाते हैं। यह स्तंभ गुच्छ के रूप में निकलते हैं। एक स्तंभ से दूसरा स्तंभ गुच्छ के रूप में निकलता जाता है। स्तंभ पर्व व पर्व संधियों में विभक्त होता है। जैसा कि हम जानते हैं स्टेम की क्वालिटी नोड्स और इंटरनोड्स इसके ऊपर उपस्थित होते हैं। आधारीय जो पर्व संधियाँ हैं वहाँ से प्रॉप रूट्स निकलती है। जो सबसे नीचे जो पर्व संधि है, सबसे नीचे का जो नोड्स है वहाँ से प्रॉप रूट्स और स्टिल्ट रूट्स उसमें से निकलती है, जिसको कि अवस्तंभ मूले कहा जाता है, जो कि पादप को सीधा रखने में सहायक होती है। प्रत्येक पर्व संधि पर कलिका पाई जाती है जो कि लीफ शीट से घिरी रहती है, जिसके चारों तरफ पर्णाच्छद पाए जाते हैं। इसके अलावा जो मूल प्रारंभिकाएँ हैं वहाँ सफ़ेद वलय भी होता है। जहाँ पर रिंग्स होती है वहाँ पर, जहाँ से जड़ें निकलती हैं वहाँ पर वाइट कलर की रिंग्स भी पाई जाती है, सफ़ेद वलय भी पाया जाता है। पर्व संधि का जो दूसरा भाग है वह स्टॉक कहलाता है, सेट्स जिसको कहते हैं। मतलब यह ग्रास कुल का पादप है। मुख्यतः इसका स्टेम जो है वह कमर्शियली यूटिलाइज होता है। जो स्टेम है या स्तंभ है वो पर्व और पर्व संधियों में विभाजित होता है। यह 2 से 6 मीटर की ऊंचाई का होता है। इसकी चौड़ाई 3 से 6 मीटर तक, 3 से 6 सेंटीमीटर तक होती है, ठीक है। इसके जो सबसे लोअर जो नोड है वहाँ से रूट्स निकलती है, स्टिल्ट रूट्स या प्रोप रूट्स जिसको कहा जाता है, जो कि तने को सीधे रखने में मदद करता है। हर एक जो नोड है वहाँ पर एक कलिका पाई जाती है जो कि लीफ शीट से घिरी हुई रहती है। और टिलरिंग के द्वारा इसके अंदर बहुत सारे गुच्छ, स्तंभ गुच्छ भी निकल सकते हैं। पर्व संधि का एक एक जो भाग होता है उसको स्टॉक कहा जाता है। यहाँ पे अगर हम डायग्राम में देखें तो जो डायग्राम ए है वो एक स्टॉक का पीस है जिसमें कि 2 कंप्लीट जॉइंट्स दिख रहे हैं, और जो बी डायग्राम है वह पत्ती का डायग्राम है। क्योंकि ये मोनोकोट है और ग्रास फैमिली है तो इसमें आइसोबाइलेटरल पत्ती पाई जाती है, इंटरनोड, उसके बाद शीथ, ऑरिकल, लीफ जॉइंट, लिग्यूल और लीफ ब्लेड पाया जाता है। उसके अलावा अगर हम स्टेम को देखें तो हर एक स्टेम के ऊपर, नोड्स के ऊपर लीफ स्कार पाए जाते हैं, बर्ड्स पाई जाती है।
इंटरनोड के वहाँ इंटरकैलरी मेरिस्टेम पाया जाता है, वैक्स का बैंड पाया जाता है और उसके ऊपर बहुत सारी आई ग्रूव्स भी प्रेजेंट होती है। सबसे नीचे वाले नोड पर रूट्स का बैंड पाया जाता है, एक रिंग पाई जाती है जिसके द्वारा वहाँ पर एक वलय जैसी संरचना बन जाती है और सबसे नीचे वाला जो नोड है उससे टिल्ट या प्रॉप रूट्स, स्टिल्ट रूट और प्रॉप रूट्स निकलती है। पर्व संधि पर एकल और एकांतर क्रम में पर्ण जो है व्यवस्थित रहते हैं। पर्ण जो है वो 90 से 150 सेंटीमीटर लंबे होते हैं, पतले होते हैं। पर्ण फलक रोमिल आवरण युक्त होता है, उसके ऊपर हल्की हल्की हेयर लेयर होती है और पर्ण आच्छद पर्ण संधि को घेरे रहते हैं। पर्ण आच्छद जो है वो पर्व संधि के चारों तरफ घेरे रहते हैं। गन्ने के पादप में जो पुष्प है वो पेनिकल इन्फ्लोरेसेंस के रूप में व्यवस्थित होता है, जो कि चमकीला सफ़ेद होता है और जिसे टैसल या बाण कहते हैं। एक्चुअली क्या है कि गन्ने का जो कमर्शियल पार्ट है वो स्तंभ होता है और इसी की कटिंग के द्वारा वापस इसमें प्लांटेशन कर दिया जाता है। इसके स्टॉक्स द्वारा ही इसमें प्लांटेशन कर दिया जाता है क्योंकि स्टॉक के अंदर ही कलिकाएँ या बर्ड पाई जाती है। परंतु फिर भी अगर हम फ्लावरिंग का डिस्कशन करें तो यहाँ पर पेनिकल इन्फ्लोरेसेंस पाया जाता है और जिसके अंदर जो फ्लावर्स होते हैं उनको टैसल या बाण कहते हैं। स्पाइकलेट से निर्मित जो पेनिकल पुष्प क्रम है उसमें हर स्पाइकलेट में 2 पुष्प पाए जाते हैं। यह पुष्प अव्रंतीय होते हैं, नीचे वाले तो, और ऊपर वाले व्रंतीय होते हैं। दोनों ही आधार से उत्पन्न सिल्की रोमों से घिरे हुए रहते हैं और पुष्प कर्म को भी पर्ण आच्छाद पर्णफलक घेरे हुए रहती है। पुष्प द्विलिंगी होते हैं परंतु बीज का निर्माण नहीं होता है क्योंकि वेजिटेशन कायिक विधि से हो जाता है। हम जो इसका ग्रोइंग करते हैं तो जो उसका स्टॉक है उसी को हम वापस यूज़ कर लेते हैं। स्टेम कटिंग को, स्तंभ की कटिंग को हम यूज़ कर लेते हैं वापस गन्ने की फसल लगाने के लिए। तो हमें इसमें सीड्स की, बीजों की आवश्यकता नहीं होती है क्योंकि कमर्शियली जो इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट होता है वह इसका स्तंभ होता है, स्टेम होता है। इसीलिए यहाँ पुष्प के बारे में डिस्कस किया गया है। पेनिकल इन्फ्लोरेसेंस होता है, जो पुष्प होते हैं वो टैसल्स या एरो कहलाते हैं। उसके चारों तरफ जो पूरा जो पेनिकल इन्फ्लोरेसेंस होता है वह पर्ण आच्छाद द्वारा घिरा हुआ रहता है जिसके चारों तरफ सिल्की रोम पाए जाते हैं। अब इसकी पारिस्थितिकी, यह उष्णकटिबंधीय और उप उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाया जाता है। भूमध्य रेखा से 30 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड पर उत्तर दक्षिण भाग गन्ना उत्पादन के लिए सर्वथा उपयुक्त होता है। 30 से 35 भूमध्य रेखा से अगर हम 30 से 35 डिग्री ऊपर और 30 से 35 डिग्री नीचे अगर हम जाते हैं, जैसे वहाँ पर गन्ना बेस्ट उगता है क्योंकि यहाँ पर तेज चमकीली धूप होती है। 20 से 35 डिग्री जो तापमान है वह हमेशा अवेलेबल रहता है, प्रकाश अच्छा रहता है और वर्षा भी यहाँ पर अच्छी पाई जाती है। जब हम इनके देश देखते हैं, गन्ना उत्पादक देश, तो ये वही मुख्यतः वही देश है जो कि इस रेंज में अर्थ पर उपस्थित रहते हैं। पृथ्वी पर यह इसी रेंज में पाए जाते हैं जो भूमध्य रेखा से 30 डिग्री ऊपर और 30 डिग्री नीचे होते हैं। यहाँ पर यह पादप प्रकाश नहीं होने के कारण प्रकाश की मात्रा यहाँ पर टिलरिंग को प्रभावित करती है। इसमें कितनी ब्रांचिंग होगी यह प्लांट्स लाइट इंटेंसिटी पर डिपेंड करता है। इसके लिए जो मृदा चाहिए वह है भारी दोमट या चिकनी मृदा होनी चाहिए जो कि गन्ने की वृद्धि के लिए उत्तम होती है और कई स्थानों पर इसे फसल चक्र के साथ भी बोया जाता है। अब कल्टीवेशन ऑफ शुगर केन कहाँ लगता है, कैसे इसकी प्रक्रिया होती है, यह हम देखेंगे। गन्ने की अच्छी फसल के लिए खेत की 2 बार गहरी जुताई की जाती है। उसके बाद खेत को समतल किया जाता है, सिंचाई करी जाती है, खाद और उर्वरक डाला जाता है। पहले जुताई के टाइम पर उसकी गहरी जुताई की आवश्यकता होती है, खाद व उर्वरक डाला जाता है, बारिश नहीं होती है तो सिंचाई करी जाती है उस एरिया में। बुआई जो है वो किस तरह से होती है, जलवायु के हिसाब से अलग अलग जगह पर इसके समय में भिन्नता पाई जाती है। कुछ पहले बीज या सेट्स तैयार किए जाते हैं। इसके लिए गन्ने के तने की पत्तियों को हटाया जाता है और जो पर्व संधि है वहाँ पर उपस्थित कलिकाओं को ध्यान से रखा जाता है, कलिकाएं नष्ट नहीं होनी चाहिए। उसके बाद जो तना है उसको 2-3 पर्व संधि युक्त खंडों में काटकर तैयार किया जाता है। निरोगी पादप का चयन किया जाता है और बीज का ट्रीटमेंट, इसको हम बीज कहते हैं, गन्ने का बीज कहते हैं, और इसका पहले हम सीड ट्रीटमेंट करते हैं ताकि इसमें सीड बोर्न डिजीज़ेस ना हो। अब इसके बाद इनको जो डिजीज़
जो सीड बोर्न डिजीज़ के जो सीड ट्रीटमेंट किया जाता है उसके बाद, ताकि डिजीज़ ना हो, इन उपचारित बीजों को बोया जाता है। गन्ने के बीज उसी को बोलते हैं, उसकी स्टेम कटिंग्स को, जिसके अंदर 2 से 3 खांच पाई जाती है, उनको सीड कहा जाता है। इनको फिर 50 से 70 सेंटीमीटर की दूरी पर क्षैतिज स्थिति में हॉरिजॉन्टल में रोपण किया जाता है। रोपण के बाद नमी को बनाए रखने के लिए जो लैंड है उसको, जो खेत है उसको समतल कर दिया जाता है। 10 से 15 दिनों के अंदर इसमें अंकुरण की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है और फसल को पकने में 12 से 14 महीने लगते हैं। इस बीच में खेत से समय समय पर खरपतवार हटाई जाती है। गन्ने की फसल को निरंतर सिंचाई की आवश्यकता होती है। प्रथम सिंचाई 15 दिन बाद और बाद की सिंचाई 30-30 दिनों के अंतराल में की जाती है। हल्की मिट्टी वाले स्थानों पर फसल के गिरने से रोकने के लिए जड़ों पर मिट्टी चढ़ाई जाती है, ताकि फसल इंटैक्ट खड़ी रहे और गिरे नहीं। परिपक्व अवस्था में नीचे की पर्ण पहले सूखती है और शीर्ष भाग पर ही कुछ हरी पर्ण रह जाती है। शुगर रिफ्रैक्टोमीटर के द्वारा पादप की परिपक्वता जानी जाती है कि इसमें जो शुगर कंटेंट है वह कितना डेवलप हो चुका है। फसल परिपक्व होने में लगभग 12 से 14 महीने लगते हैं और तेज़ धार वाले चाकुओं के आधार पर से इसको आधार से काटा जाता है, मतलब जड़ से नहीं उखाड़ के उसके बेस से हम उसको नाइफ से उसकी कटिंग कर दी जाती है। शीर्ष पर्णों को छोड़कर सभी पर्णों को हटाकर उनके गट्ठर बना लिए जाते हैं और इन गट्ठरों को डायरेक्ट शुगर फैक्ट्रीज में भेज दिया जाता है, वहाँ पर इनका एक्सट्रैक्शन होता है। गन्ना पैडी क्रॉप है, रेटोंग क्रॉप है, अर्थात कटाई के बाद जो पेड़ियाँ छोड़ दी जाती है वह 1 या 2 पर्व लंबी होती है, जिसके अंदर पुनः 3 से 4 हफ्तों में अंकुरण हो जाता है। इसीलिए जो एक बार सेट लगाए जाते हैं, जो सीड सेट्स तैयार किए जाते हैं, उनसे 3 से या 4 फसल ले ली जाती है। गन्ने को कभी भी जड़ से नहीं उखाड़ा जाता है, उसकी कटिंग की जाती है नीचे के 2 या 3 सेट्स छोड़कर। अब आता है चीनी कैसे बनती है, हाउ वी प्रिपेयर द शुगर इन द शुगर फैक्ट्री। गन्ने को क्या है कि कटाई के तुरंत बाद शुगर फैक्ट्रीज में पहुंचाना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर जो शुगर है वह फ्रक्टोज में कन्वर्ट होने लग जाती है। तो ये जो प्रोसेस है ये किस तरह से होती है, इसके बारे में क्रमबद्ध चरण इस तरह से हैं। सबसे पहले एक्सट्रैक्शन होता है रस का। कटे हुए गन्ने स्तंभ को धोकर सीधे मशीनों के माध्यम से छोटे छोटे टुकड़ों में काटा जाता है। उसके बाद इनको हैवी ग्रूव्ड स्टील रोलर में से निकाला जाता है। जैसे कि हम गन्ने का रस निकालते हुए देखा होगा आपने, तो गन्ने के रस को एक रोलर में से गुजारा जाता है गन्ने की स्टेम्स को। तो इसी तरह फैक्ट्रीज़ में उसके छोटे छोटे टुकड़े करके उनको ग्रूव्ड रोलर से निकाला जाता है। 2-3 बार इसको निकालने के बाद इसका वो जो पूरा रस है वह निकल जाता है और जो शेष जो रेशेयुक्त अवशेष होते हैं, जिसको बैगस या खोई कहा जाता है। ये जो शुगर का जूस हमको प्राप्त होता है, ये मटमैले हरे रंग का स्वीट लिक्विड होता है, मीठा द्रव होता है, जिसके अंदर की कार्बनिक अम्ल, गोंद, प्रोटीन, सुक्रोज, ग्लूकोज, खनिज लवण इत्यादि पाए जाते हैं। सेकेंड प्रोसेस है कि जब इसके अंदर इतने सारे केमिकल्स पाए जाते हैं तो उसका शुद्धिकरण आवश्यक है, तो इसके लिए प्यूरिफिकेशन ऑफ जूस ज़रूरी है। तो प्रथम चरण से जो जूस प्राप्त होता है उसको थोड़ी देर स्थिर अवस्था में रखा जाता है, ताकि जो ग्रास या जो भी अशुद्धियाँ इसके साथ आई है वह तलहटी में बैठ जाए। इसके बाद इसको छान कर फ्लोटिंग पार्टिकल्स इसमें से अलग कर लिए जाते हैं। अब प्रेसिपिटेशन के द्वारा जो रस में उपस्थित घुलनशील अशर्करा पदार्थ को अलग किया जाता है और इसको कोएगुलेशन हेतु गर्म किया जाता है। इसके बाद जो स्कंदित प्रोटीन है वह अलग हो जाता है। उसको अलग करने के लिए इसमें कार्बन डाइऑक्साइड या चूने का घोल या SO2 मिलाते हैं, जिससे कि जो अनावश्यक इसके अंदर कार्बनिक अम्ल पाए जाते हैं वह अलग हो जाते हैं। तो जो जूस है उसका प्योरीफिकेशन करने के लिए सबसे पहले तो उसको स्टिल रख लेते हैं, ठहराव की उपस्थिति में रख लेते हैं, ठहराव के रूप में रख लेते हैं, ताकि जो हैवी जो सॉलिड है वो नीचे इकट्ठा हो जाए और जो जूस है, जो रस है, वह ऊपर रह जाए। उस रस के ऊपर तैरते हुए कचरे को हटाने के लिए उसको छान लिया जाता है, प्रेसिपिटेशन कर लिया जाता है। उसके बाद इसमें से प्रोटीन्स वगैरह ऑर्गेनिक अम्ल निकालने के लिए इसका कोएगुलेशन कर लिया जाता है और इसके अंदर CO2 और चूने का घोल मिला दिया जाता है। उसके बाद कंसंट्रेशन ऑफ जूस, यह जो रस प्राप्त होता है उसको कम दाब पर वैक्यूम पैन में उबाला जाता है। इससे यह गाढ़ा हो जाता है और चाशनी बन जाती है।
जब ये चाशनी बन जाती है तो इसमें से SO2 सल्फर डाइऑक्साइड प्रवाहित की जाती है, जो कि इसकी संपूर्ण अशुद्धियों को ख़त्म कर देता है और इसे मैसेक्ट्रेट कहते हैं। इसके अंदर जो SO2 प्रवाहित की जाती है इसे मैसेक्ट्रेट कहा जाता है। इसमें शर्करा के कुछ भाग भूरे क्रिस्टल्स के रूप में हमको प्राप्त रहते हैं और इसका जो पूर्ण क्रिस्टलीकरण है वह क्रिस्टलाइजेशन के टैंक के अंदर किया जाता है। क्रिस्टलाइजेशन के बाद जो द्रव्य बचता है उसको मोलेसिस कहते हैं। इस द्रव्य को सेंट्रीफ्यूज द्वारा पृथक कर लेते हैं और इस पूरा पृथक्करण की क्रिया को 2 से 3 बार रिपीट किया जाता है। जो जूस मिलता है उसको पहले बॉईल करके उसको वैक्यूम पैन में उबाला जाता है और एक चाशनी और थिक सिरप बना लिया जाता है। इसके बाद इसमें से SO2 प्रवाहित की जाती है ताकि इसकी जो समस्त अशुद्धियाँ हैं वह नष्ट हो जाए। इस जो SO2 प्रवाहित करने की जो प्रक्रिया है इसको मैसेक्ट्रेट कहा जाता है और इसके द्वारा जो भूरे क्रिस्टल प्राप्त हो जाते हैं। ये जो पूरा कार्य है वह क्रिस्टलाइजेशन क्रिस्टल टैंक के अंदर किया जाता है और क्रिस्टलीकरण के बाद जो पदार्थ बचता है उसको मोलेसिस कहा जाता है। पहले जो पदार्थ था वो बेगेसिस है और यहाँ पे इसको मोलेसिस कहते हैं। अब क्रिस्टलीय भाग को अपकेंद्रित द्वारा पृथक कर लेते हैं, सेंट्रीफ्यूज किया जाता है और जो सेंट्रीफ्यूज की जो प्रोसेस है वह 2 से 3 बार रिपीट की जाती है। इस प्रोसेस में क्रिस्टल को गर्म शुष्क वायु से ड्राई किया जाता है। अब जो हम शुगर जो हमारे घरों में आती है वह तो वाइट कलर की होती है, तो इसका भी परिष्करण या शोधन किया जाता है। पिछले चरण में जो भूरे क्रिस्टल्स प्राप्त हुए थे उसमें 96% सुक्रोज पाई जाती है। अब इसे पानी में गर्म कर जीवाश्म डायटम मिलाई जाती है, डायमेटस अर्थ पाया जाता है। डायटम्स क्या होते हैं? एक तरह के एल्गी होते हैं। डायटम्स क्या होते हैं? एल्गी होते हैं। वह एल्गी इसमें अर्थ इसमें मिलाई जाती है जो कि निलंबित अशुद्धियों को दूर कर दिया जाता है, जिससे कि अशुद्ध जो इसमें निलंबित सस्पेंडेड जो अशुद्धि पाई जाती है उसको दूर कर दिया जाता है। अब चारकोल के द्वारा इसका डीकलराइजेशन किया जाता है और इसके द्वारा क्रिस्टलीकरण के द्वारा शुद्ध सफ़ेद चीनी क्रिस्टल के रूप में हमको प्राप्त होती है। इस तरह से पूरे गन्ने के रस से शर्करा बनने की पूरी जो प्रक्रिया है यह फैक्ट्रीज़ में होती है, शुगर मिल्स के अंदर होती है। अब हम देखेंगे गन्ने की जो मुख्य उन्नत किस्में हैं वह कौन सी है। गन्ने की उन्नत फसल हेतु भारत सरकार निरंतर क्रियाशील है और लखनऊ में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च स्थापित है, IISR, और कोयम्बटूर में गन्ना प्रजनन संस्थान भी स्थापित है, शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च लखनऊ में और कोयम्बटूर में जो शुगर ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट है वहाँ पर दोनों के प्रयासों से अनुसंधान और ब्रीडिंग के द्वारा दोनों के द्वारा गन्ने की कई उन्नत किस्में जो भारतीय जलवायु के अनुरूप हो और जिसमें शुगर कंटेंट मैक्सिमम हो उस तरह से विकसित की जाती है। इसमें से जो मुख्य है वह है CO 312, CO 470, CO 997, CO 1007, CO 6304। यह बहुत जल्दी पकने वाली है फसलें हैं। हमने देखा है कि गन्ने की फसल को पकने में 12 से 14 महीने लगते हैं। इसके अतिरिक्त CO 8337, CO 8340, CO 8338 का भी विकास किया गया है। अब यहाँ पे CO का मतलब है कोयम्बटूर, ठीक है। तो इससे CO इज़ द ब्रांड जो कि कोयम्बटूर में विकसित की गई प्रजाति है। तो ये कुछ प्रजातियाँ हैं जो कि हाइब्रिडाइजेशन के द्वारा, प्लांट ब्रीडिंग के द्वारा, रिसर्च के द्वारा, अनुसंधान के द्वारा डेवलप की गई है जो कि भारतीय जलवायु के अनुकूल होती है। अब गन्ने के क्या उपयोग हैं? जैसा कि हम जानते हैं, सबसे पहला यह चीनी का संपूर्ण विश्व में एकमात्र सोर्स है। इसके द्वारा मुख्यतः चीनी बनाई जाती है जो कि मिठाई, पेय पदार्थ, आइसक्रीम, बिस्किट, केक इत्यादि में काम में आती है। नंबर 2 जो चीनी है वह आहार के रूप में भी प्रयुक्त होती है। नंबर 3 कागज़, फाइबर और बोर्ड प्लास्टिक जो गन्ने के एक्सट्रैक्शन के टाइम पे जो मोलेसिस निकलते हैं उससे निर्मित होते हैं। इसके तने और पर्ण चारे के रूप में, पशु आहार के रूप में काम में आ सकते हैं। इसके अवक्षेप से जो वसा, अम्ल और मोम प्राप्त किया जाता है इसका प्रयोग सौंदर्य प्रसाधनों में किया जाता है।
विश्व में गन्ने के रस के द्वारा कई अल्कोहलिक पदार्थ भी निर्मित किए जाते हैं। भारतीय समाज में गुड़ का अत्यधिक प्रचलन है। यह भी गन्ने के द्वारा बनता है, जिसका कि धार्मिक अनुष्ठानों में और दैनिक जीवनचर्या में भी उपयोग होता है। जो गन्ने का रस है वह सीधे पेय पदार्थ के रूप में भी काम में लिया जा सकता है। गन्ने के रस से सिरका भी बनाया जाता है, जो कि फूड प्रिजर्वेशन में भोजन के परिरक्षण में उपयोगी होता है। और गन्ने को छोटे छोटे टुकड़े में हम उसको चूइंग या चूसने के काम में भी ले सकते हैं। गन्ने की सारी प्रक्रिया के बाद अब हम ये जानें कि गन्ने के अंदर मुख्य रोग क्या होते हैं और उपचार की विधियाँ क्या होती है। यह भी कृषि में आवश्यक है। तो गन्ने की जो पूरी एक टेबुलर फॉर्म में आपके सामने लिखी हुई है, इसमें रोग है, रोगजनक है और उपचार की विधियाँ हैं। सबसे पहले रोग है। मुख्यतः जो रोग होता है वह है रेड रॉट ऑफ शुगर केन होता है, जो कि कोलेटोट्राइकम फैल्केटम के द्वारा होता है। अगर ऐसा रोग हो जाए तो हमें रोग प्रतिरोधक किस्मों का उपयोग करना चाहिए। जो संक्रमित पौधे हैं उसको नष्ट करना चाहिए और जो गन्ने के उपचारित बीज हैं उनको हमको बोना चाहिए। सेकंड है स्मट रोग, अस्चिलोगोसाइटेमिनिया के द्वारा होता है। इसके अंदर भी उपचार सेम है, संक्रमित पौधों को नष्ट कर देना चाहिए, जला देना चाहिए और रोग प्रतिरोधक जो किस्में हैं उनका उपयोग करना चाहिए। तीसरा है ग्रासी शूट ऑफ शुगर केन है, जो कि माइकोप्लाज्मा के द्वारा होते हैं। सेम इसमें इलाज है, प्रतिरोधक क्षमता जो किस्में हैं उसको उपयोग करें और संक्रमित पौधों को नष्ट कर दें। चौथा रोग है वाइट लीफ या श्वेत पर्ण रोग, जो कि वायरस द्वारा जनित है, वायरस के द्वारा किया जाता है और यह सिर्फ प्रतिरोधक जो किस्में हैं, रोग प्रतिरोधक किस्में हैं, उसको लगाने पर भी इसका निराकरण हो सकता है। पांचवा रोग है तनाछेदक स्टेम बोरर। ये इंसेक्ट्स के करने वाले रोग है। तनाछेदक, मूल छेदक, दीमक और विल्ट डिजीज़। ठीक है, तो जो तनाछेदक, मूल छेदक और दीमक है यह इंसेक्ट्स के द्वारा होती है। जो तनाछेदक है वह चिलोटेरिया इफ्यूस्टेलस के द्वारा होती है, जिसके अंदर BHC, एल्ड्रिन और मेलाथियोन के छिड़काव किए जाते हैं, केमिकली ट्रीटमेंट दिया जाता है। फिर मूल छेदक है, रूट बोरर है, वह इमेलोसिरा डिप्रेसिला के द्वारा होती है, जो कि BHC, एल्ड्रिन और मेलाथियोन के छिड़काव के द्वारा कंट्रोल की जा सकती है। फिर इसमें दीमक लग जाती है, टर्माइट्स के द्वारा इसमें रोग होता है। जो टाइप ऑफ टर्माइट है वो ओडोनिटर्मिस है, ओबिसस है, जो भी इसको भी BHC, एल्ड्रिन और मेथालियन के छिड़काव के द्वारा कंट्रोल किया जा सकता है। द लास्ट वन इज़ विल्ट रोग, जो कि सिफेलोस्पोरियम सुचेराई के द्वारा होती है। इसके अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमताओं का जो रोग प्रतिरोधक किस्में हैं उनका उपयोग करना चाहिए, संक्रमित पौधों को नष्ट कर देना चाहिए और जो बीज हम लगाते हैं उसको उपचारित करना चाहिए। तो यह थी गन्ने में जो मुख्य रोग हैं, कौन कौन से लगते हैं और उनके उपचार की विधियाँ। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स। आज हमने गन्ने के बारे में पूरा अध्ययन कर लिया है। यह एक महत्वपूर्ण टॉपिक है क्योंकि यह शुगर देने वाला मुख्य पादप है, यह शर्करा का मुख्य स्रोत है। तो हमने इसकी हिस्ट्री, ओरिजिन, वितरण पढ़ा, इसके बॉटनिकल कैरेक्टर्स है वह पढ़ा, यह विश्व में कहाँ कहाँ उगाया जाता है, इसकी इकोलॉजिकल कंडीशंस क्या हैं इसको उगाने की, वह हमने पढ़ा। इसका कल्टीवेशन कैसे किया जाता है, किस प्रकार से इसकी खेती की जाती है, किस प्रकार से इसमें से चीनी का निर्माण किया जाता है, शुगर का प्रिपरेशन किया जाता है और इसकी इम्प्रूव्ड वैरायटीज़ क्या है। साथ ही हमने इसकी उपयोगिता भी देखी कि गन्ने के क्या उपयोग हैं। इसके साथ हमने गन्ने के मुख्य रोग और उसके उपचार विधियों के बारे में भी अध्ययन किया। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।